बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह चीन और भारत के मामलात पर बात करेंगे और लद्दाख में जो कुछ चल रहा है और उस पर हम जिस तरह से खुश हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और अदरवाइज़ भी हम उसको बहुत प्रमोट करते हैं, तो देखना ये है कि क्या वाकई इसमें बगले बजाने वाली कोई बात है भी या नहीं है, और ये स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को किस तरह से सूट करता है, कितना फेवर करता है, इसके क्या आने वाले वक्त में असरात और मुज़बिरात होंगे पाकिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, चूँकि वहाँ पे कश्मीरी अवाम पिछले 72 साल से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं। जानना ये होगा कि क्या इस सारी जद्दोजहद का जो पाकिस्तान के लोगों ने की, जो कश्मीरियों ने की, और अब उसमें जो चीन का कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है, क्या उनकी मुश्किलात आसान हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमने कोशिश की कि एक मुतल्लिका शख्स को जो है वो इस प्रोग्राम में हम अपने साथ शामिल करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें अपने वक्त से नवाजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन जोया ने, जो कि बहुत सी अहम पोजीशंस पर काम कर चुके हैं और अभी चूँकि रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं तो बहुत सारी अपडेट मालूमात उनके पास हैं। जो बहुत सारे दिफाई माहिरीन हम देखते हैं जिनको 30-30 साल हो गए रिटायर्ड हुए हुए और उनको ये नहीं पता कि अभी पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से सोचती है, क्या करती है। तो हमने उसके लिए कोशिश की कि एक आपको ऐसा जो है फर्द उससे आपसे मिलवाया जाए कि जो जिसके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल हो। तो आइए हम चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने वक्त से नवाजा। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट जहाँ पे हो रहा है एक्चुअली इंडिया और चीन का, वो लोकेशन क्या है, वहाँ पर ये किस तरह से ये जारी है, इसमें हमारे लिए क्या है और इंडिया इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और चाइना इस वक्त इस पर इतना सीख पा क्यों है कि उसने फ़ौज चढ़ा दी है इंडिया के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब, आपने मुझे इस पे मौका बोलने का दिया। नाजरीन की आसानी के लिए मैंने एक छोटा सा स्केच जो है वो बनाया है ताकि हम एलेबरेट कर सकें और उनको इसको समझने में जो है वो आसानी पैदा हो। ये आप ब्लू एरिया में देखेंगे तो ये सियाचिन का एरिया है, मशहूर जंग का मैदान। इससे ऊपर का एरिया जो ब्लू शेडेड लाइंस में है, ये एरिया वो है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया, और उसके वेस्ट में ये वो वाला एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और गिलगित बल्तिस्तान के नाम से है, और इससे नीचे ये आज़ाद कश्मीर की पट्टी जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जाती है। ये डॉटेड लाइंस शो करती हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ के दरमियान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दाएं तरफ ईस्ट की सिमत में ये वो वाला एरिया है जो कि स्काईचिन के नाम से जाना जाता है, जो कि चाइना के ज़ेर कंट्रोल है, और इस तरफ ये सारा एरिया इस लाइन तक ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है। इसमें ये वाली पट्टी जो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इस ब्लैक लाइन के साथ ज़ाहिर की गई है, और इस तरफ तमाम चाइना का इलाका है, जबकि इस तरफ ये लद्दाख रीजन है जो कि ये लंबी पट्टी जो है वो जो इस वक्त जो है मौजूद बहस भी है, और इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में बातचीत हो रही है कि दो बड़ी ताकतें, दोनों के पास तकरीबन 1.4 बिलियन दोनों की अलग-अलग आबादी है, और दोनों ताकतें मिलिट्री माइट भी हैं, एक दूसरे के सामने एटमी ताकतें भी हैं और एक दूसरे के सामने जो है वो खड़ी हुई हैं। और इससे नीचे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर और इंडिया का एक्चुअल एरिया जो है वो इससे नीचे। अच्छा, ये जो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं वो कौन सा है जहाँ पे ये सारा मामला है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के दरमियान में ये लाइन जो है ये जाहिर करती है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लाइन है। और मैं आपको आगे चल के बताऊँगा उन 5 जगहों के बारे में जहाँ से चाइनीज़ फोर्सेज जो हैं वो दाखिल हुई। ये सबसे ऊपर ये ब्लैक डॉट दौलत बेग का एरिया है, उससे नीचे जो है ये गलवान रिवर का इलाका है जहाँ पे वो झील भी है और जो वादी भी है, और उससे नीचे जो है ये गोगरा पोस्ट है इंडियन, और उससे नीचे ये फिंगर रिज वाला एरिया है।
जबकि सबसे नीचे जो है ये दम चौक का एरिया है। ये ब्लैक लाइन जो जाहिर करती है ये वो रोड है जो कि इंडिया ने तामीर की, और दौलत बेग वाला एरिया जो है ये वो एरिया है जहाँ पे इंडिया का फॉरवर्ड एयर बेस मौजूद है, जहाँ पे वो अपनी लॉजिस्टिक्स जो है वो उतारता है। यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के लिए ये भी बताता चलूँ कि ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये डिमार्केट करता है कारगिल की लोकेशन को, और इससे नीचे ये इंडियन श्रीनगर, जबकि हमारा स्कर्दू का इलाका तकरीबन इस जगह के ऊपर बनता है। तो मैं दोहरा देता हूँ ये सिचुएशन ट्रिगर कैसी हुई, मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ। ये शेडेड एरिया ये चाइना के ज़ेर तमाम कंट्रोल्ड उनका एरिया है और उससे पीछे उनका रेगुलर एरिया है, जबकि इस तरफ अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट ये एरिया जो है ये लद्दाख रीजन का एरिया है, और ये बाकी जो है वो इंडियन हेल्ड कश्मीर का एरिया है, और ये आज़ाद कश्मीर का एरिया गिलगित बल्तिस्तान, और ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है। आपके सवाल की तरफ कि जी ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई, जो इंडियन मीडिया जो है वो जिस तरह से डिपिक्ट कर रहा था कि 5000 फ़ौजी उनके यकदम आए आउट ऑफ ब्लू फ्रॉम नोवेयर और आके जो है वो लद्दाख रीजन के अंदर जो है वो बैठ गए, जबकि हकीकत इससे थोड़ी सी बरक्स है। सबसे पहले 5 मई को तकरीबन दोनों साइडों की नफरी मिला के 250 अफराद की नफरी जो बनती थी इनके सोल्जर्स की, इंडियन और चाइनीज़, इनका आपस में जो है वो झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा जो है वो स्कफल हुई, क्योंकि वो कहा जाता है कि 40-45 साल से वहाँ पे कोई गोली नहीं चली आज तक जी। और ये बड़ी ब्यूटी है चाइनीज़ की कि वो अपनी डिप्लोमेसी में, और उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी इस चीज़ को फॉलो करती है कि वो बग़ैर विदाउट यूज़ ऑफ एक्चुअल बुलेट्स जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये मोर ऑन द चाइनीज़ साइड कि ये पेशेंस जो है उनकी तरफ के उन्होंने इसको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए जो है वो चीज़ों को हैंडल किया है। अब ये फिंगर रिज का एरिया जो मैंने आपको नीचे से दूसरा डॉट दिखाया था, ये फिंगर रिज के एरिया के इलाके जो पेंगोंग रिवर के बारे में भी जो वो बात हो रही है कि जी पेंगोंग रिवर के साथ तो एक्चुअली ये फिंगर रिज का एरिया बनता है, जहाँ से ये 5 मई को जो है वो इनका आपस में डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हुआ। कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स ये दोनों आपस में इनकी हाथापाई जो है हुई है, तकरीबन 250 के करीब इनकी नफरी दोनों की मिला के बनती थी, और इस स्कफल के नतीजे में तकरीबन 100 लोग जो है वो सोल्जर्स जो हैं वो दोनों साइडों के मिला के वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद 9 मई को नीचे अगर हम जो मैंने आपको ये स्केच दिखाया था इससे फर्दर अगर नीचे साउथ और ईस्ट की तरफ जाएं, वो हम कोशिश करेंगे कि इसके दौरान अगर हम दिखा सके तो हम दिखाएंगे उसको। तो वो 9 मई को वहाँ पे सिक्किम के एरिया में जो है वो वहाँ पे इनकी दोबारा आपस में झगड़ा हुआ, और उसके बाद फिर चाइनीज़ ने डिसाइड किया और दे ब्रॉट इन देयर फोर्सेस और आके उन्होंने एरिया को बढ़ाना शुरू किया, अपनी नफरी को बढ़ाना शुरू किया, और आके वो जो एस्टिमेटेड फिगर बताया जा रहा है वो 5000 के करीब जो है वो फिगर है, और उसके साथ वो अपनी मशीनरी भी बताई जा रही है। वो लेकर अस्करी ज़राए हैं, चूँकि ज़ाहिर है हमारे मुतल्लिक़ मामला है तो हमें उसके बारे में इतला तो रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये चल रहा है कि जी लद्दाख पूरा जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर लिया, कहीं कहते हैं 5 किलोमीटर अंदर चले गए, कहीं कहते हैं गैलवान की पूरी वादी पर कब्जा हो गया। तो आप इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे कि ये आपके ख्याल में क्या मुमकिन है अब तक की इतलात के मुताबिक जिनको हम मुसद्दका इतलात करार दे सकें? देखें, ये चूँकि 2 मुल्कों के दरमियान दीगर 2 मुल्कों के दरमियान का वो मामला है तो हम रिलाय उन्हीं के सोर्सेज के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इंडियंस इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो मीडिया पे आ ही नहीं रहे। जबकि चाइनीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि ये इंडियंस ने चूँकि इस इलाके के अंदर अपने डिज़ाइंस को एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के ज़रिए जाहिर करना शुरू किया। मतलब ये जो आपने कहा, रोड बनाई, फरमाया कि एक तो उन्होंने हवाई अड्डा बनाया वहाँ पे दौलत बेग के मुकाबले जो सबसे ऊपर एयरबेस इनका वो बना, जो वहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक्स जो है वो अप्रोच को बेहतर करने के लिए वहाँ सड़क तामीर की गई बॉर्डर के बिल्कुल साथ, यानी लाइन ऑफ से वो एक कंटूर बनाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो आए। ठीक, अब ये रोड जो ये उनके फ्यूचर प्लान बताता था कि इंडिया यहाँ पे अब पक्के काम करने शुरू हो गया है, और वो ये चाहता है कि यहाँ पे अपनी लाइन को मुस्तहकम कर ले। पूरी लॉजिस्टिक्स जो एयरफील्ड के ऊपर ड्रॉप होंगी वो ना सिर्फ
लद्दाख रीजन के साथ जो उनका बॉर्डर है उसमें वहाँ पे वो अपनी फोर्सेस इक्विपमेंट उसको और क्विक टाइम में उसको वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम उनका कम हो जाता है। और इसका दूसरा इफेक्ट जो अलॉन्ग पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उसके ऊपर जो है वो बड़ा सीरियस इफेक्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये अप्रोच जो है वो ये रोड जो है ये उस साइड को भी इक्वली सपोर्ट कर सकती है। ठीक, अच्छा, अब ये ट्रिगर जो हुआ वो सड़क से हुआ और इस एयरबेस की तामीर से हुआ। एयरबेस की तामीर के बाद जो ज़्यादा ट्रिगर हुआ है वो इस सड़क की तामीर से जो है वो हुआ। अब हाँ, आपका क्या मानना है बतौर एक साबिक फ़ौजी के और एक इस सारी स्ट्रेटजिक जो हिकमत अमली, आपको जाहिर है चाइना भी पढ़ाया जाता होगा, आपको इंडिया भी पढ़ाया जाता होगा, तो आप क्या मानते हैं कि लद्दाख में इस वक्त तक की क्या पोजीशन है? लद्दाख में इस वक्त जो है वो एक तरह से स्टेलमेट है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपने खुद जो है वो कहा कि पिछली 4 दिहाइयों से कोई गोली फायर नहीं हुई। 1962 में एक्चुअली जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पहली जो जंग हुई, एक ही जंग हुई है, और उसके बाद झड़पें जो है वो चलती रहीं। 93 में फिर इन्होंने एक और एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि जी हम ज़्यादा जो है वो इस पे ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं पीस को जो है वो मेंटेन करेंगे और तिजारत को बढ़ाना चाह रहे थे। वो मेरा ख्याल है बामी तिजारत वाला रूट जो है वो नीचे सिक्किम वाली साइड के ऊपर, जिसके ऊपर भूटान को ज़्यादा और नेपाल को एतराज़ थे, बिकॉज वो इंडिया ने अपने पॉलिटिकल मैप्स जो इशू किए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स इशू किए, उसमें थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ उन्होंने चेंज करनी, यानी उन्होंने सिक्किम में भी कुछ जो रकबा है उसको अपने ज़ेरे नगीं दिखाने की कोशिश की है। सिक्किम में उन्होंने किया, बिकॉज सिक्किम के एरिया में इनका एक्चुअली एक फ्रिंज जो है वो जाके चाइना और भूटान के बॉर्डर के साथ जो है वो मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे चाइना ने पूरा प्लेटो जो है वो उनके कंट्रोल में है, क्योंकि जब भूटान के साथ इनका ये प्रॉब्लम हुआ तो उस वक्त उन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं किया कि जी ये एक्चुअल कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि जी हम इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करेंगे। तो डिफ्यूज़ करने में जो उनके पास अपने रिसोर्सेज थे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे स्ट्रेंथन किया, और उसके बाद उनके भूटान के साथ मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए। ठीक, लेकिन नेपाल का भी एतराज़ ये था कि जो वहाँ पे ये इंडियंस अपनी रोड वो बनाना चाहते हैं, और उनका एतराज़ ये था कि आपने हमें इन्वॉल्व किए बगैर पैसेज बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये नेपाल का एतराज़ था। तो वो चूंकि एक अलग सब्जेक्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, चूंकि वो है तो रेलेवेंट ही, क्योंकि ये इतनी लंबी गुफ्तगू है, हम इसको कोशिश करेंगे कि 1-2 एपिसोड में इसको कंक्लूड कर सकें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमारे खुश होने वाली इसमें क्या बात है? हमें इस पर खुश होना भी है या नहीं होना? हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो सर्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? देखें, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर तो ये है कि आप बग़ैर गोली फायर किए अपने स्ट्रेटेजिक मकासद जो है वो हासिल कर लें, और दुश्मन अगर आपको खुद विक्ट्री के चांसेस प्लेट में रख के दे तो मेरा ख्याल है कि अपनी बेवकूफ़ियों और हमाकतों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियाँ हमाकतों की वजह से अगर वो दे और दूसरी साइड उसका फ़ायदा उठा ले, तो ये दूसरी साइड की टेक्टिकल ब्रिलियंस नहीं कहूँगा, ये स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस इस वक्त हम और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम उस थ्योरी के तहत, वैसे तो चाइना के साथ हमारी ऑलरेडी दोस्ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन चाइना के साथ आपने दोस्ती की बात की तो 1962 की जब ये इंडिया और चाइना के दरमियान जंग हुई तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला गया पाकिस्तान के ऊपर कि आप इंडिया का साथ दें। अच्छा, और पाकिस्तान ने इसको नहीं माना और इन्होंने जो है वो, यानी अमेरिका हमसे ये तवक्को रखता है कि जिसके साथ हम पीछे लड़ चुके हुए हैं 1947 में, कश्मीर हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा, और वो जी चाह रहे थे कि आर्च राइवल की हम सपोर्ट करें चाइना के अगेंस्ट। तो ये प्रेसिडेंट अयूब ने अपनी बुक के अंदर भी इसको मेंशन किया। अच्छा, कि हमने, पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया और हमने चाइना की जो है वो अखलाकी और सफारती हमायत जो है वो की, और ये वो दोस्ती का एक यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रुक, आपने उस किताब का जिक्र किया जनरल अयूब की किताब का, तो मैं उसी से आप से एक सवाल करना चाहूँ जी। उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जब ये सारी बात हो रही थी तो कश्मीर पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिस्कस हुआ,
और नक्शे पाकिस्तान के ऊपर रखे गए कि जी पाकिस्तान के सामने रखे गए कि जी आप कहाँ से लाइन लगाना चाहते हैं तो आप लाइन लगा लें। चूँकि पाकिस्तान को चीन के साथ भी तो सरहदी मामला सेटल करने थे, तो पाकिस्तान ने जहाँ पे लकीर खींची वो चीन ने कहा कि हाँ ठीक है आप इसको जिस तरह मर्जी। जब वो लकीर लद्दाख की तरफ गई तो उन्होंने कहा ये छोड़ दें, ये आपसे नहीं होगा, ये हम खुद कर लेंगे। इस बात पे कहाँ तक आपको सच्चाई लगती है कि इस तरह की पेशकश, इसका मतलब ये होगा कि चाइनीज़ को 62 में पता था कि ये सिचुएशन अराइज होगी? देखें, जिस तरह मैंने आपको नक्शा दिखाया कि सियाचिन है, क्योंकि हमारे तो ये बिल्कुल नॉर्थ और एक्सट्रीम नॉर्थ के ऊपर जाके जो है वो ये एरिया बन रहा है। ठीक, हमारे पास हमारी अप्रोच नहीं बनती, हमारी ना अप्रोच बनती थी, ना उस वक्त इतने वसाइल थे, ना इतने ज़राए थे। और फिर पाकिस्तान ने अपना एक राइटफुल डिमांड जो है उसको लालच का इजहार नहीं किया कि हम जिधर मर्जी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। जहाँ पे मुसलमान अक्सरियती इलाका था जो, और जिसको हम जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर सकते थे, तो हमने उन चीज़ों की डिमांड की कि हमें ये एरियाज़ जो है वो चाहिए। तो वो एरिया तो वैसे भी आउट ऑफ रीच जो है वो था। हाँ, अब उसका लद्दाख रीजन का डेफिनेटली चाइना की अप्रोच बनती है। और वो एक इरिटेंट इंडिया को कांस्टेंट इरिटेंट है, बिकॉज उसकी वजह से इंडिया सियाचिन को कम्प्लीटली जो है वो टेक ओवर नहीं कर सकता। अब मुख्तलिफ थेरीज़ भी सामने आ रही हैं, जिसमें एक थेरी जो है वो ये भी है कि हम शायद इंडिया की तरफ से उनका शायद ये था कि आशीर्वाद अमेरिका की, इजराइल की, वो तो अभी आशीर्वाद के साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इस एरिया से वो दाखिल हों और काट दें उसको पाकिस्तान से और सी पैक को रोक दें। अब चाइना ने इसके ऊपर $64 बिलियन अब तक खर्च किए हैं और मज़ीद खर्च होने थे। ये हमारी एक लाइफ लाइन है जो हम कभी कहते होते थे कि चाइना हमारी शारक है, चूँकि चाइना के बाद पाकिस्तान इसका मेजर बेनिफिशियरी और जिस तरह हम कहते थे और अभी भी कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारक है, इसी तरह अब सीपैक जो है वो हमारी एक लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन, बिल्कुल इकोनॉमिक लाइफलाइन है। और किसी भी मुल्क को ये हक नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में जिसके ऊपर हमारी बका जो है वो कायम होने जा रही हो, जिस पे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, हम इसमें इंडिया को क्या तकलीफ़ दे रहे हैं? हम इसमें किसी और मुल्क को क्या तकलीफ़ दे रहे हैं? हम दो कंट्रीज जो हैं बेहतरी के लिए कोशिश बेहतरी के लिए जो है वो कर रहे हैं। और इस पे चाइना का मतलब चाइना के साथ पाकिस्तान का जो मतलब जो पार्टनरशिप है, इसमें इंडिया को क्या तकलीफ़ है, अमेरिका को क्या तकलीफ़ है, या फॉर दैट मैटर इसराइल भी उस पर मोतरज़ है? देखें, वो तो अब आपको पता है नज़रियाती रियासत है, और इसी तरह इसराइल भी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। दुनिया में दो ही स्टेट्स ऐसी हैं और दोनों मुखालिफ नज़रिए हैं। तो ये नज़रिए की जंग है। जिस तरह कुरान पाक में भी है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, आप उनसे एक हद तक अपने ताल्लुकात रख सकते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने डिपेंड करना है कि हाँ हमने डिपेंड करना है, वो आप चाइना पे डिपेंड कर सकते हैं, बट किसी और कंट्री के ऊपर शायद हम इस तरह डिपेंड नहीं कर सकते। तो किसी भी, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन दिस इज़ रियलिटी, जहाँ पे भी कोई ताकत सर उठाना शुरू करती है, चाहे वो इकोनॉमिकली सर उठाए, चाहे वो इल्म के ज़ोर पे सर उठाए, चाहे वो फ़ौजी ताकत हो, तो दूसरी ताकतों को खामखा ख़तरा पैदा होना शुरू हो जाता है कि शायद ये इसके बाद अपने अज़ाइम जो हैं वो फैलाना शुरू कर देंगे और हमारे नज़रियात के साथ जो है वो टकराएंगे। वो वैसे भी मुसलमानों के साथ तो यहूदियों का एक है। मैं ब्रिगेडियर हसन एक चीज़ आपसे कैटेगोरिकली, हमारे खुश होने की कोई रीज़न है इस सारे इवेंट पे? जो बहुत सारे लोग चूँकि सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि हम खुद जो काम नहीं कर सके अगर चीन कर रहा है, तो उसमें हमारे खुश होने की क्या लॉजिक है? आपने अगर ताश कार्ड्स कभी खेले हो, ब्रिज खेली हो, तो फिनिश जो है वो, सो दिस इज फिनिश विदाउट डूइंग एनीथिंग। हो गया कि इसमें कुछ ज़्यादा हमारा हींग लगे ना फटकड़ी, और रंग हमारा चोखा है। और I would say this was a masterpiece of strategic brilliance on part of Pakistan Army. तो इसका क्रेडिट हम जनरल कमर जावेद बाजवा को देंगे।
देखिए डेफिनेटली ही इज हेड ऑफ द एक्चुअली जो इस वक्त उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन चूँकि बंद तो पता नहीं कब से रही होगी, और देखें चूँकि इंस्टीट्यूशन है तो ये थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है, बट मैं उनको क्रेडिट इसलिए दूंगा कि डेफिनेटली जो एग्जीक्यूटर होता है ही हैज़ द क्रेडिट कि उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, और अल्लाह ताला ने ऐसे हालात बना दिए जो मैंने पहले संजू की आपको एक कोटेशन का जिक्र किया कि एनिमी अगर आपको खुद विक्ट्री आपकी प्लेट में रख के दे और आप उससे वो फ़ायदा उठाएं तो एक्चुअली दैट इज़ द विक्ट्री। ख़वातीन और हज़रात, ये जो सांजुई की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आर्ट ऑफ वार की बात कर रहे हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब से हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और बहुत सारी मौज़ूआत पर जाना है, लेकिन ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसकी तवालत को महदूद करना है। और दूसरा, मुझे इसके हवाले से एक अंदेशा ये भी है कि शायद इसकी आवाज़ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो इस एपिसोड में आप इसको जो है वो नज़रअंदाज कीजिएगा। कोशिश करते हैं कि अगली एपिसोड जो हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ये कंटिन्यू है, ये हमारी गुफ्तगू। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो बने वो इन टाइम आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।